अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं नस्ट के डे 3 के, जो कि 24 नवंबर को आपके पास टेस्ट में आए हुए फिजिक्स से क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से आपके पास क्या क्या क्वेश्चंस आज के पेपर में देखे गए। तो पहला सवाल है आपके पास जिसमें कह रहे हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर। देखो आपके पास मेरे बेटे, आपको ये चीज एटॉमिक फिजिक्स में आपके बैच के अंदर आपको पढ़ाई गई थी कि लेजर जो आपके पास ये टर्मिनोलॉजी होती है, ये आपके पास एक सिंगल वर्ड नहीं है बल्कि ये एक्रोनियम है। ठीक है, और ये एक्रोनियम किसका होता है? एल से हमारे पास आती है लाइट, सही है। ए से आता है हमारे पास एम्पलीफिकेशन, यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फोटॉन्स होते हैं, जो लाइट होती है, उनको एम्पलीफाई करते हैं, उनके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं? उसको इंक्रीज करने का तरीका होता है बाय एस। एस से हमारे पास आती है स्टिमुलेटेड, यानी कि इसके अंदर हम स्टिमुलेट करवाते हैं। क्या स्टिमुलेट करवाते हैं? इमिशन। ई से आ जाता है इमिशन, और आर से आपके पास आता है रेडिएशन, यानी कि इसके अंदर हमारे पास हम लोग रेडिएशंस को तब निकलवाते हैं जब आपके पास वो हायर एनर्जी लेवल पे होती हैं, और उनको हम स्टिमुलेट करते हैं, उनको एक फोटोन देते हैं बाहर से, जो कि आपके पास क्या करता है, उनको डी एक्साइट करता है, और उनके साथ साथ एक और फोटोन निकल जाता है। उसको फिर बाद में हम फोकस करते हैं। फोकस करने के बाद आपके पास एक लेजर बन जाती है। तो लेजर हमारे पास सिंपली कैसे काम करती है मेरे बच्चे? लेजर काम करती है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन से, और यही इसकी फुल फॉर्म भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? ऑप्शन ए, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर्स। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन वी इंक्रीज द डिस्चार्ज प्रेशर इनसाइड अ ट्यूब। अगर मैं एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर इंक्रीज कर दूं, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर इंक्रीज कर दूं, प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब गैस इंसर्ट कर दें हम लोग। जब गैस इंसर्ट कर देंगे आप यहाँ पे, तो गैस इंसर्ट करने की वजह से क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के, वहां यहाँ पे आपके पास इंक्रीज हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो इनकी आपस में जो कोलिजन्स हैं वो भी बढ़ जाएंगी, और इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो आपके पास फासला था वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितने ज्यादा बढ़ाते जाओगे उतना मॉलिक्यूल्स के दरमियान का जो फासला है वो क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। अब देखो सवाल क्या कह रहा है। ए कह रहा है देयर मीन फ्री पाथ डिक्रीजेस, उनका मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा। बी कह रहा है मीन फ्री पाथ इंक्रीजेस, सर बढ़ेगा थोड़ी, कम ही होगा, अभी तो बात बताई आपने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए, देयर मीन फ्री पाथ डिक्रीजेस। ठीक हो गया। चलें नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं विच डिवाइस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इनमें से कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे काम करती है? ए, मोटर। मोटर के अंदर आपके पास मेरे बेटे क्या होता है? मोटर के अंदर हमारे पास एक कॉइल होती है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने किसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया होता है। सोर्स से उस कॉइल के अंदर करंट आता है, और उस कॉइल को हमने प्लेस किया होता है मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एक कॉइल रखी हुई जिसमें करंट जा रहा है, तो वो कॉइल रोटेट करती है। उसके आगे कोई और ऑब्जेक्ट लगा दोगे वो भी रोटेट करेगा। दैट्स हाउ यू मेक अ मोटर। तो मोटर तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे काम कर रही है। जनरेटर मोटर का ऑपोजिट इफेक्ट होता है। जनरेटर में घुमाते हम लोगों हैं कॉइल को बैठ के, और मैग्नेट के बीच में घुमाते हैं ताकि आपके पास उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाए ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी तो आपके पास उसको आप यूज कर लोगे। आप बोलोगे मैंने ईएमएफ जनरेट कर ली, एक जनरेटर बना लिया। इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का काम है। ट्रांसफार्मर में आपके पास काम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन का आपके पास, जिसमें प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में आपके पास इंडक्शन करवाई जा रही होती है। तो इसका मतलब यहां पे तो सर तमाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ताल्लुक रखने वाले हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। मूविंग ऑन, इसमें कह रहे हैं व्हाट हैपेंस टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। देखो अभी पिछले सवाल जैसी सवाल है आपके पास। हम लोगों ने पिछले सवाल में क्या बात करी थी कि ईएमएफ कब इंड्यूस होती है? जब हम लोग डायरेक्टली आपके पास क्या करते हैं? फ्लक्स चेंज करते हैं। ये बात याद रखना है कि ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये कह रहे हैं जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको मैंने कितना कर दिया? 1/3 कर दिया, कम कर दिया, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगी वो भी कम हो जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियर एक दूसरे के साथ, तो जितना फ्लक्स कम करोगे उतनी ही इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कम हो जाएगी आपके पास। तो मैंने फ्लक्स कितना कम किया? 1/3 कर दिया, तो आपके पास ईएमएफ भी जो होगी वो कितनी हो जाएगी? बिकम्स ऑप्शन बी, 1/3। ठीक हो गया भाई। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, आपसे कह रहे हैं विच टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन occurs when the photon energy is greater than 1.02 MeV। कौन सी
आपके पास इफेक्ट देखा जाएगा जब हमारे पास हम लोगों ने फोटोन जिसकी एनर्जी 1.02 MeV से ज्यादा है वो यूज की हुई हो। ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो मेरे बेटे तब देखा जाता है जब आपके पास किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में फोटोन की एनर्जी हो, तो एमईवी में तो नहीं चाहिए हम लोगों को उसके लिए एनर्जी। कॉम्पटन स्कैटरिंग गामा रेज में होता है जो कि 0.1 से लेकर 0.9 एमईवी तक हमारे पास नॉर्मली एग्जिस्ट करता है, तो आपके पास कॉम्पटन स्कैटरिंग के लिए भी इतनी एनर्जी नहीं चाहिए जितनी मेंशन्ड है। तीसरा क्या है, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मेरे बेटे वो होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई कि 1.02 से ग्रेटर किसके लिए चाहिए हम लोगों लाजमी, पेयर प्रोडक्शन के लिए चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पेयर प्रोडक्शन। मूविंग ऑन, कह रहे इस क्वेश्चन में व्हाई वाज द बामर सीरीज डिस्कवर्ड फर्स्ट। बामर सीरीज क्यों पहले देखने को मिल गई, क्यों? बामर सीरीज में होता क्या है मेरे बेटे, ये बात याद रखना कि हाइड्रोजन के अंदर आपके पास एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा होता है, डीएक्साइट हो रहा होता है। कहां पे आ रहा होता है, देखो हाइड्रोजन के अंदर शेल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अगर वो वापसी सेकेंड शेल में आ रहा है, चाहे वो थर्ड से आए, फोर्थ से आए, फिफ्थ से आए, या फिर सिक्स्थ से आए, या फिर इंफिनिटी से आए, कहीं से भी आए, लेकिन अगर वो वापसी सेकंड में आ रहा है तो इस सीरीज को हम कहते हैं बामर सीरीज। इस सीरीज में जो आपके पास फोटॉन्स इमिट करता है इलेक्ट्रॉन नीचे आते हुए, उस सीरीज को हम लोग कहते हैं बामर सीरीज। और बामर सीरीज लाई करती है विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन का मतलब वो रीजन जिसे हम देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि इसको डिटेक्ट करने की पहला रीजन क्या होगा, क्योंकि इसमें वो रीजन आ रहा है जो कि हम लोगों को नजर आता है। तो जो चीज हमें नजर आती है हम उस पर पहले बिलीव करते हैं, दैट्स व्हाई बामर सीरीज पहले डिस्कवर हो गई और लाइमन सीरीज बाद में हुई। ठीक है, तो बामर सीरीज क्यों डिस्कवर हुई, क्योंकि उसकी जितनी भी रेज है वो कहां लाई कर रही है, विजिबल रीजन में लाई कर रही है हमारे पास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए अल्ट्रावायलेट, नहीं सर, बी विजिबल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, इट लाइज इन द विजिबल रीजन। सही हो गया। अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कन्फाइनिंग अ वेव टू वन प्लेन इज कॉल्ड। एक वेव को एक प्लेन पे कन्फाइन करना, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक सिंगल प्लेन के ऊपर कन्फाइन करने का जो प्रोसेस होता है, ये बेसिक डेफिनेशन है हमारे पास, वन ऑफ द प्रोसेस व्हिच आर रिटन इन दीज ऑप्शन। इंटरफेरेंस का मतलब होता है जब दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होती हैं, एक प्लेन पे कन्फाइन नहीं। डायफ्रैक्शन का मतलब होता है जब कोई एक वेव किसी ऑब्स्टिकल के अराउंड बेंड करती है, तो उसमें भी वन प्लेन पे कन्फाइन नहीं होती। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, या फिर आसान जुबान में ट्रांसवर्स वेव को कन्फाइन करना एक सिंगल प्लेन के अंदर, तो वो प्रोसेस कहलाता है पोलराइजेशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पोलराइजेशन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इमिट्स गामा रेडिएशंस। इनमें से गामा कौन निकालता है, एक्साइटेड एटॉमिक न्यूक्लियाई। सर जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं वो गामा रेडिएशंस कब इमिट करते हैं, हमने बात करी कि जब आपके पास उनके जो न्यूक्लियाई होते हैं उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, ज्यादा एनर्जी होने का मतलब उनके पास स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है। स्टेबिलिटी अगर कम होती है आपके पास सर, तो इसका मतलब वो स्टेबल होना चाहते हैं। वो स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से क्या निकालते हैं, गामा रे के फोटॉन्स निकालते हैं, रेडियो एक्टिव डिके करते हैं और एक स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। आपके पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई थे पहले, अब वो किसमें कन्वर्ट हो गए, स्टेबल न्यूक्लियाई में, जब उन्होंने अपनी एनर्जी कम कर दी। तो एक्साइटेड एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है ये गामा रेज एमिट करते हैं। बी हीटेड मेटल फिलामेंट्स, जो हीटेड मेटल फिलामेंट्स हैं वो तो अपने अंदर से हीट एनर्जी इमिट कर रहे हैं ज्यादातर, जो कि इंफ्रारेड वेव्स या विजिबल वेव्स पे कंसिस्ट करती है, ना कि गामा रेडिएशंस पे। रेडियो एंटीनास रेडियो वेव्स इमिट करते हैं, ना कि गामा रेज हमारे पास। और मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है ना कंडक्टर, इससे तो करंट बनता है सर, इससे कोई गामा रेडिएशन थोड़ी आती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए, एक्साइटेड एटॉमिक न्यूक्लियाई। सही है भाई। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इन कैथोड रे ऑसिलोस्कोप व्हिच कंट्रोल एडजस्ट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द स्क्रीन। कितनी इलेक्ट्रॉन्स आपके पास स्क्रीन को स्ट्राइक कर रहे होंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। देखो फोटो सेल के अंदर मेरे बेटे याद रखना कि आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या आपके पास फोटो करंट होता है, इसको दोनों चीजों से देखा जा सकता है। आपके पास नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे पास फोटो करंट होता है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकंड, उसी को हम क्या बोलेंगे, फोटो करंट। तो जो फोटो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा उसकी ब्राइटनेस होगी, जितना वो सेल के करीब रखी होगी, उतनी ज्यादा आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे आपको, उतना ज्यादा करंट मिलेगा। यानी कि अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल सोलर सेल से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो सूरज को करीब कर दो, सूरज जितना करीब होगा इंटेंसिटी उतनी बढ़ेगी। तुम्हारे सोलर पैनल्स में उतनी अच्छी
जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने लग जाएंगे, लेकिन वो हम कर नहीं सकते, वो करेंगे तो बहुत सारे मसाइल और बढ़ जाएंगे दुनिया में। तो अब यहां पे क्या कर सकते हैं, फोकस कंट्रोल करेंगे, टाइम बेस कंट्रोल करेंगे, इंटेंसिटी यानी कि ब्राइटनेस को कंट्रोल करेंगे या ट्रिगर कंट्रोल करेंगे। तो सर क्लियर, आपने ये भी बता दिया इंटेंसिटी को कंट्रोल करेंगे, जिसका मतलब ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है लाइट की आपने। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं अगले सवाल में आपके पास क्या कह रहा है। इसमें कह रहे हैं टू ऑब्टेन ओनली अ पार्ट ऑफ वोल्टेज फ्रॉम एन ईएमएफ सोर्स। एक ईएमएफ सोर्स है कोई हमारे पास, ये आ गई है कि ईएमएफ सोर्स फॉर एग्जांपल, इससे अगर मैं इसका पूरा वोल्टेज हासिल नहीं करना चाह रहा, वोल्टेज डिवाइड करना चाह रहा हूं, तो वोल्टेज डिवाइड करने के लिए मेरे बेटे हम लोग क्या लगा देते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जो क्या क्या करते हैं, हमारी मनचाही वैल्यू ऑफ वोल्टेज को डिवाइड कर देते हैं आपके पास। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर मुझे वोल्टेज डिवाइड करना है तो रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर या एमीटर क्या लगाएंगे सर, ऑप्शन ए लगाएंगे, रेजिस्टर, जो कि वोल्टेज को आपके पास डिवाइड करता है, वो भी आपकी मनचाही वैल्यू के ऊपर। क्योंकि अगर हम सीरीज के अंदर बात करते हैं, चूंकि सीरीज में करंट सेम होता है, तो आपके पास इस तरह से वोल्टेज डिवीजन होती है आपके पास कि V1 ओवर R1 बराबर हो जाता है V2 ओवर R2 के। इस डिवीजन से हमें पता चलता है कि वोल्टेज किस हिसाब से हमने डिवाइड करना होगा। एनीवेज आगे चलो, अगले सवाल में कह रहे हैं अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय डोपिंग विद। देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसके अंदर होल्स होते हैं ज्यादा, जिसके मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होते हैं, होल्स होते हैं। और होल्स अगर आपने जनरेट करने हैं तो आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए मेरे बेटे ये बात समझिएगा कि हम लोग एक 4th ए का जो सेमीकंडक्टर होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम, उसको जाके डोप करवाते हैं 3rd ए के एलिमेंट बोरॉन या एल्यूमिनियम के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने बोरॉन के साथ करवाया, बोरॉन में आखिरी शेल में चूंकि 3rd ए का है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिलिकॉन या जर्मेनियम का एक बंदा आया इसके साथ बॉन्ड बनाने, तो उसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक की कमी पड़ गई, एक कम है आपके पास, एक वैकेंसी है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं आपके पास, होल, और वहां पे चार्ज किया जाता है हमारे पास पॉजिटिव सिंपली। तो इस तरीके से हमारे पास बनता है एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें कौन चाहिए, बोरॉन चाहिए, जो कि 3rd ए से बिलोंग करता है। अगर वो 3rd ए से बिलोंग करता है तो उसको हम कहते हैं ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। अगर 5th ए से बिलोंग करता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता, जिसे हम कहते हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। तो पेंटावैलेंट के लिए तो एन टाइप हो जाएगा सर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी हमारे पास। अब आगे देखते हैं इस सवाल में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स such that its velocity at top is greater than at the bottom। एक बॉडी को मैंने क्या किया, आपके पास सपोज कर लो एक बिल्डिंग से नीचे फेंका, बकायदा फेंका, सिर्फ ड्रॉप नहीं किया, फेंका। जब मैंने फेंका तो उसकी वेलोसिटी जो है यहां पे ज्यादा है और यहां पे वेलोसिटी क्या कम है, जिसको हम कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी बड़ी है और फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, छोटी है। फाइनल वेलोसिटी छोटी है, कहने देन एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन सर बराबर होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करोगे तो आंसर तो नेगेटिव में आएगा, और जब स्पीड कम होती है उसको हम कहते हैं तो डिसेलरेशन है सर, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, अंडा है, नन है, नहीं सर, ऑप्शन बी नेगेटिव है आपके पास। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कह रहे हैं द वेव नेचर ऑफ लाइट इज सपोर्टेड बाय, इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट वेव नेचर को सपोर्ट करता है। ए, ह्यूजेंस प्रिंसिपल। भैया ह्यूजेंस प्रिंसिपल हमारे पास बात ही किसके बारे में करता है, वेव फ्रंट्स के बारे में। ठीक है, जबकि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो बताता है कि भाई लाइट ने इंटरफेरेंस करी और इंटरफेरेंस करके आपके पास ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज बनाई, और इंटरफेरेंस जो कर सकता है वो तो सिर्फ वेव्स कर सकती हैं, पार्टिकल्स तो नहीं कर सकते। तो एज अ पार्टिकल तो आपके पास ये दोनों परफॉर्मेंस होनी नहीं चाहिए थी, एज अ वेव ये दोनों परफॉर्मेंस हो सकती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेव नेचर हमें ऑप्शन ए से ही पता लग रहा है, ह्यूजेंस प्रिंसिपल एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है भैया, ऑप्शन बी से क्यों नहीं सर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन आके टकरा रहे थे इलेक्ट्रोड के साथ और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते, टकराने का फिनोमेना था जिसकी वजह से उसको पार्टिकल कहा गया। कॉम्पटन स्कैटरिंग में भी रुके हुए इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन ने आके टकराया और उसको चला दिया, चलाने का मतलब फिर टकराने का फिनोमेना, तो पार्टिकल हो गया आपके पास। और पेयर प्रोडक्शन में भी एक फोटोन जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर टूट जाता है, तो इसके अंदर भी हमारे पास वेव नेचर प्रूव नहीं होती, वेव नेचर प्रूव होती है हमारे पास ह्यूजेंस प्रिंसिपल और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। ठीक हो गया, अगला देखते हैं। कह रहे इन अ साइन वेव द मीन वैल्यू ओवर हाफ साइकिल इज, ये सवाल दो तरह से देखा जाता है बेटा। इसमें आता है इन अ साइन वेव द मीन वैल्यू ओवर अ फुल साइकिल इज, अगर फुल साइकिल की बात करोगे तो जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया, तो इसकी मीन वैल्यू हमारे पास क्या आती है, अगर फुल साइकिल की बात करते हैं हम लोग तो फुल साइकिल की मीन वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है।
ठीक है, इसकी कितनी आती है हमारे पास, 0 आती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हाफ साइकिल की, ये फुल साइकिल आ गई। अगर हम बात करते हैं मेरे बेटे हाफ साइकिल की, तो हाफ साइकिल के अंदर आपके पास जो मीन वैल्यू होती है ये बराबर होती है, अगर अब आपने यहां पे मीन वैल्यू निकालनी है तो ये बराबर होती है 0.637 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू, या इसको ये भी कह सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय पाई टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कहते हैं लैम्डा बाय 2 टी बाय 2, नहीं सर 0.637 मल्टीप्लाई बाय पीक वैल्यू, जो कि पीक होगी आपके पास इसकी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं इफ अ रेजिस्टर एंड अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू अ V वोल्ट बैटरी देन अकॉर्डिंग टू KVL, एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर V वोल्ट की बैटरी के साथ अटैच्ड है, तो KVL के अकॉर्डिंग क्या होगा, सीरीज में दोनों, इस पे जो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा उसको VR कह देते हैं, रेजिस्टर का वोल्टेज, इस पे जो डिवाइड होगा उसको VC कह देते हैं, कैपेसिटर का वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसके बराबर हो जाएगा, VR प्लस VC। रेजिस्टर पे जो वोल्टेज डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वो बराबर होता है IR के। कैपेसिटर पे जो वोल्टेज डिवाइड होता है बेटा, कैपेसिटर का एक बेसिक सा फंक्शन है, उसमें जो चार्ज स्टोर होता है वो बराबर होता है CV के, तो जो वोल्ट उस पे जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा सर, Q अपॉन C के। तो आपके पास वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बन गया, IR प्लस QC। है कोई असर, ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। मूविंग ऑन, इसमें आपसे कह रहे हैं टू वेक्टर्स आर गिवन एंड दे आर फाउंड टू बी परपेंडिकुलर, दो वेक्टर्स हैं कोई और दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। मान लो ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है और ये दोनों परपेंडिकुलर भी हैं। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल कितना है इनके दरमियान, 90 डिग्री। तो बताओ इनका ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी सर बराबर हो जाएगा पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है उसका कोसाइन। अब यहाँ पे कॉस के साथ लग जाएगा थीटा की जगह 90 डिग्री, और मजे की बात कॉस 90 तो अंडा होता है, अंडा किसी से भी मल्टीप्लाई होगा, जीरो कर देगा सबको। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर आपके पास ऑप्शन बी, 0, कि अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट कितना निकलेगा उनका, हमेशा 0 निकलेगा आपके पास। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सही है, एक्स एक्सिस बना देते हैं पहले तो अपने पास, ये एक्स एक्सिस आ गई, यहां से शुरू ओरिजिन है 1 2 3 4 सेंटीमीटर पे एक बार मैग्नेट मैंने लाके रख दिया, प्लेस कर दिया। सही है, ये आ गया मेरा बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट को बार मैग्नेट बनाते हुए भी दिखा देते हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया इसका, ये साउथ पोल हो गया। सही है, कह रहे हैं अ करंट लूप इज प्लेस्ड नियर इट एट x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहीं पे हम लोगों ने करंट का लूप भी प्लेस कर दिया, और प्लेस कर देते हैं, ये करंट का लूप है के अंदर आ गया हमारे पास। ठीक है, 4 सेंटीमीटर पे, सर 4 भी बनाए ना, ये लो 4 सेंटीमीटर पे आ गया। सही आ गया, ये भी लाके प्लेस कर दिया। कह रहे विद करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट कैसे मूव कर रहा है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि उस तरफ जा रहा है, इस तरह से यूं घूम रहा है। ठीक है, आगे कह रहे हैं द इंड्यूस करंट इन द लूप विल बी, लूप में जो करंट इंड्यूस होगा वो कितना होगा। देखो करंट इंड्यूस कब होता है या ईएमएफ इंड्यूस कब होती है, जब आपके पास फैराडे कहता है फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने के लिए हमारे लिए लाजमी क्या है, फ्लक्स चेंज होने के लिए आपको यहां पे रिलेटिव मोशन देनी पड़ेगी। मोशनल ईएमएफ कैसे लाओगे, या तो मैग्नेट मूव कर रहा हो या लूप मूव कर रहा हो, इन दोनों में से किसी एक को मूव करवाना है। मूव नहीं करेंगे अगर तो कोई इंडक्शन नहीं होने वाली आपके पास, स्टेशनरी रखे रहेंगे 4 ही 4 पे तो कई आपके पास इंडक्शन नहीं होने वाली। तो यहां क्या होगा मेरा भाई, आपके पास मूव ही नहीं कर रहे तो इंड्यूस करंट कितना हो जाएगा, नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज साउथ क्लॉकवाइज, नो करंट इंड्यूस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, नो करंट इंड्यूस। ये कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा आपके पास, क्यों, क्योंकि हमारे पास मूवमेंट नहीं हो रही रिलेटिवली इन दोनों के दरमियान। अब आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये मैंने अभी पीछे जिक्र किया था अगर आपको याद हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चाहिए होती है, कॉम्पटन में 0.1 से 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चाहिए होती है, जबकि आपके पास अगर पेयर प्रोडक्शन की बात करें उसमें 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होती है। तो सबसे ज्यादा किसको चाहिए, पेयर प्रोडक्शन, फिर कॉम्पटन, फिर फोटो इलेक्ट्रिक। सर ये तो क्लियरली नजर आ गया, ऑप्शन ए में हमारा करेक्ट आंसर लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा एनर्जी पेयर प्रोडक्शन में चाहिए, फिर कॉम्पटन को चाहिए, और सबसे आखिरी किसको चाहिए हमारे पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। सही हो गया सर, मैग्नेटिक फील्ड आ गई बी, और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। डन हो गया भाई। सर आगे क्या कह रहे हैं आपके पास, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। कह रहे हैं अच्छा इसको एक ट्राइंगल के ऊपर रखा हुआ है जिसकी बेस ए है और हाइट एच है, मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ। बता देंगे कोई मसला नहीं सर, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है 3, सरफेस एरिया ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सरफेस एरिया बराबर होता है हाफ इंटू बेस। बेस कितनी है इस ट्राइंगल की, ए इंटू हाइट,
हाइट कितनी है इस ट्राइंगल की, h, वो भी रख देते हैं भाई। तो क्या बन जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा सर 3ah/2। है कोई ऑप्शन ऐसा? सर ए में लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3ah/2। सही है भाई। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अ पोजीशन 2i माइनस जे प्लस के। इस पोजीशन से डिस्प्लेस किया मैंने पार्टिकल को अपने एक, जो कि आपके पास यहां रखा हुआ था, एक और पोजीशन तक जो कि ये है हमारे पास, एक इस फोर्स के थ्रू। बताओ वर्क कितना होगा, आइए निकालते हैं। सर वर्क बराबर होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां पे डिस्प्लेसमेंट कहां से लाओगे सर, एक पॉइंट से बॉडी कहां गई है, दूसरे पॉइंट तक गई है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से इसको माइनस कर देंगे अपने पास। ठीक है, पहला पॉइंट कौन था हमारे पास, कह रहे हैं 2i माइनस जे प्लस के था। दूसरा पॉइंट कौन था हमारे पास, 3i माइनस 2j, ठीक है, और प्लस का 2k था। तो इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है। आओ करते हैं, पहले फोर्स की वैल्यू पुट कर दो। फोर्स कितनी है हमारे पास, 2i माइनस जे प्लस के, डॉट करना है s के साथ। s कैसे निकालेंगे, माइनस करके। आओ माइनस करने के लिए अपने पास एक काम करते हैं कि थोड़ा सा इसको तरीके से लिख लेते हैं ताकि समझ में भी आए। अच्छा, तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, 3i माइनस 2j प्लस का 2k। आओ माइनस करें, 3i माइनस 2i कितने बच जाएंगे हमारे पास, i, 3i माइनस 2i कितने बच जाएंगे हमारे पास, i। ठीक हो गया, लिख रहे हैं फिर भी। उसके बाद कौन है, माइनस का 2j माइनस माइनस का j। ठीक है, अच्छा देखो क्या है, माइनस का 2j माइनस माइनस का j, तो ये तो सर प्लस होके 3 बन जाएंगे हमारे पास। सिंपल हो गया आपके पास, ठीक हो गया। अच्छा, तो माइनस कर दिया हम लोगों ने इसको भी। अच्छा, आगे क्या करें, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 2j और प्लस j हमारे पास कितने हो जाएंगे, इस तरीके से 3j बन जाएंगे। डन हो गया, आगे चलते हैं। अगला वाला सवाल में आपके पास क्या है, इसमें आपके पास कह रहे हैं कि अच्छा जी, तो इस सवाल में कह रहे हैं पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अ पोजीशन 2i माइनस जे प्लस के। सही है, एक पोजीशन है हमारे पास जिसकी वैल्यू कितनी है, 2i माइनस जे प्लस के। यहां से डिस्प्लेस करके हम एक और पोजीशन तक ले गए इस पॉइंट को, इस बॉडी को, जो कि 3i माइनस 2j प्लस 2k। सही है, 3i माइनस 2j प्लस 2k। अब इन दोनों के दरमियान पहले तो ये देख लो कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। कैसे निकालेंगे सर, इसमें से इसको माइनस कर दो, 3i माइनस 2i क्या बच जाएंगे, i माइनस 2j माइनस का माइनस जे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस 2j और प्लस j बच जाएगा माइनस का j। सही है, 2k और माइनस k कितना बच जाएगा, प्लस का k। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गई इन दोनों के दरमियान हमारे पास। अब पूछ रहे कि भाई अगर इतनी फोर्स है 2i माइनस जे प्लस के, तो बताओ वर्क कितना हुआ होगा। बेहतरीन सर, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। सही है जी, फोर्स की वैल्यू कितनी है, 2i माइनस जे प्लस का k, और डिस्प्लेसमेंट कितनी निकाली हम लोगों ने, i माइनस का j प्लस का k। अब आसान है डॉट प्रोडक्ट निकालना, तो दुनिया का सबसे आसान काम है, i वाले को i से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2, माइनस 1 और माइनस 1 कितने हो जाएंगे, प्लस 1, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 1, तो 2 प्लस 1 कितने आ जाएंगे 4। तो वर्क कितना आ गया हमारे पास 4, और जो भी यूनिट्स होंगे उसका यूनिट लगा देना। तो कितना आ गया वर्क सर, ऑप्शन ए आ गया हमारे पास 4। ठीक है भैया, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t एंड a इज द एम्पलीट्यूड। बिल्कुल सही है, इस इक्वेशन में a जो है वो एम्पलीट्यूड को शो करता है, और x जो है ये भी याद रखिएगा ये किसको शो करती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट को शो करती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर थीटा 60 डिग्री हो जाए तो फिर x की वैल्यू क्या होगी। थीटा की जगह 60 डिग्री रख दें। अब ये बात याद रखिएगा, ये जो ओमेगा होता है एंगुलर स्पीड, ये बराबर होता है थीटा अपॉन टाइम के। तो थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाता है यहाँ से, ओमेगा टी। तो एक्चुअली जो ये साइन क्या कि ओमेगा टी लिखा हुआ है ये थीटा ही तो है, तो ओमेगा टी की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, 60 डिग्री। अब निकालते हैं x की वैल्यू, x की वैल्यू हो जाएगी a cos ऑफ 60 डिग्री। cos 60 बराबर होता है 1/2 के, तो x इसके बराबर आ जाएगा हाफ a के। अरे सर ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है, किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, हाफ a के। सही है भाई, आगे देखते हो। नेक्स्ट में आपके पास कह रहे हैं साउंड वेव्स आर ट्रेवलिंग इन अ मीडियम whose adiabatic elasticity is E and isothermal elasticity E dash। ठीक है, the velocity of sound waves is proportional to। sound waves की velocity किसके proportional होगी, अब आप ये बताइए। देखो मेरे बेटे, आपके पास according to Laplace साउंड वेव की जो वेलोसिटी होती है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। और
जो आपके पास साउंड ट्रेवल कर रहा होता है किसी मीडियम के अंदर या एयर के अंदर आपके पास, तो वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू कर रहा होता है। अगर वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू कर रहा है हमारे पास, तो एडियाबैटिक प्रोसेस की इलास्टिसिटी चाहिए होगी। तो इसका मतलब यहां पे आपके पास एडियाबैटिक इलास्टिसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ साउंड, वो भी स्क्वायर रूट में। तो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ई है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, जो बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी अंडर रूट ई। ठीक हो गया, आगे देखते हैं। इसमें कह रहे हैं अ व्हिसल प्रोड्यूसिंग 600 सीपीएस इज अटैच्ड टू अ, सीपीएस होता है साइकिल्स पर सेकंड, जो कि हर्ट्ज की जगह भी लिख सकते हैं हमारे पास हम लोग। ठीक है, कह रहे हैं इज अटैच्ड टू अ ट्रेन मूविंग एट 30 मीटर पर सेकंड। एक ट्रेन है जो कि 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करती हुई आ रही है टूवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। एक रुका हुआ बंदा खड़ा हुआ है जिसको इसकी सीटी की आवाज सुनाई दी जा रही है आपके पास। कह रहे हैं इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 330 मीटर पर सेकंड, जो साउंड इस व्हिसल में से निकल रहा है उसकी स्पीड 330 मीटर पर सेकंड है। कह रहे हैं व्हाट इज द अपैरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्वियसली बात है, जब एक सीटी बजाती हुई ट्रेन इसके करीब जाएगी तो इसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई दी जाएगी। अकॉर्डिंग टू डोपलर इफेक्ट, इसको जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई दी जाएगी उसका फॉर्मूला होगा v अपॉन v माइनस vs इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। स्पीड कितनी है साउंड की, भाई हमारे पास सवाल कह रहा है 330, डिवाइड में साउंड की स्पीड कितनी है 330, माइनस सोर्स की स्पीड कितनी है, सीटी वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है 30 लिख दी हम लोगों ने। आगे फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है सवाल में, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दी हुई है 600 सीपीएस। ठीक है, 600 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, आंसर हमारे पास आ जाएगा 660 हर्ट्ज। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो इस सुनाई दी जाने वाले बंदे को सुनाई दी जा रही है वो कितनी है हमारे पास, 660 सीपीएस या 660 हर्ट्ज। 600 नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 660 सीपीएस हमारे पास। ठीक हो गया, अब अगला देखते हैं। इस सवाल में आपके पास क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द कलर that produces the minimum fringe width is, वो कलर जो कि सबसे छोटी फ्रिंज विड्थ बनाता है वो कौन सा है। तो सबसे पहले तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला अपने ज़हनों में लेकर आते हैं। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा एल ओवर डी, जिसकी फ्रिंज विड्थ छोटी होगी, ऑब्वियस ही बात है चूंकि फ्रिंज विड्थ एंड वेवलेंथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसके लिए वेवलेंथ भी क्या होनी चाहिए, सबसे छोटी होनी चाहिए। अब विजिबल कलर्स में जो वेवलेंथ होती है मेरे बेटे वो होती है 7 विबग्योर, जिसमें से वॉयलेट की वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर्स की और रेड की वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर्स की। तो खुद देख लो, बड़ी वेवलेंथ रेड की है, छोटी किसकी है, वॉयलेट की। तो वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी, तो फ्रिंज विड्थ भी सबसे छोटी किसकी बनेगी, वॉयलेट की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ना रेड ना येलो ना ग्रीन, बल्कि ऑप्शन डी वॉयलेट हो जाएगा आपके पास सबसे करेक्ट आंसर। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इस सवाल में आपके पास क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं अंडर व्हाट कंडीशंस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाए, जीरो हो जाए बिटवीन टू चार्जेस, ड्यू टू टू चार्जेस, दो चार्जेस की वजह से। ए पे कह रहे हैं व्हेन चार्जेस आर इक्वल, चार्जेस इक्वल हो एंड प्लेस्ड एट एनी डिस्टेंस। एनी डिस्टेंस कैसे सर, एनी डिस्टेंस तो नहीं, अगर बिल्कुल करीब लाके प्लेस कर दोगे तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी आपके पास। ठीक है, क्योंकि दोनों आपके पास अगर सेम चार्जेस हुए तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे आपके पास। ठीक है। बी व्हेन चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन। चलो ये भी करके देख लेते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड होगी, नेगेटिव की इधर होगी, ये दोनों तो एड अप हो जाएंगे। जब दोनों एड अप हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं हो सकती है हमारे पास। ठीक हो गया सर। इसके बाद सी व्हेन नेट फोर्स ड्यू टू ऑल चार्जेस एट दैट पॉइंट इज जीरो। बिल्कुल सही है, उस पॉइंट पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हो, कितने भी चार्जेस हो, सारी फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसिल कर दें और नेट फोर्स कितनी हो जाए हमारे पास, जीरो हो जाए। अगर नेट फोर्स हमारे पास कितनी हो जाती है मेरे बेटे, जीरो, तो आपके पास ओवरऑल चार्जेस के ऊपर लगने, उस पॉइंट पे लगने वाली तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, जीरो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी व्हेन नेट फोर्स ड्यू टू ऑल चार्जेस एट दैट पॉइंट इज जीरो। जब टोटल फोर्स वहां पे कितनी हो जाए, जीरो। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज के। अगर फोर्स ही जीरो हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो जीरो हो जाएगी हमारे पास सिंपली। ठीक हो गया भाई, यहां तक आप लोगों को आई होप सो के समझ में आता हो। तो ये थे मेरे बेटे वो कुछ सीधा सीधा सवाल जो कि आपके पास आज के दिन के पेपर्स में ज्यादातर देखे गए थे। आई होप सो कि इन तमाम सवालों को आप लोग गो थ्रू करेंगे और आपको इंशाल्लाह ताला आगे जाके अपने टेस्ट के अंदर भी कामयाबी हासिल होगी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। एक चीज ध्यान में रखिएगा, देखो आपने अपनी तैयारी खुदारा पूरी करनी है, तैयारी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको आप एक कान से सुनोगे और दिमाग में थोड़ा सा रखोगे, निकालना नहीं है बिल्कुल। तो भाई तैयारी अपनी पूरी करनी है।
तो नस्ट के नेट नंबर 1 के लिए पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी जिसने अपनी तैयारी कंप्लीट करवाई, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग थे, तमाम टॉपिक्स कवर अप करवाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्ट के नेट नंबर 2 के लिए तैयारी अच्छी हो, तो नेट 1 में जैसा भी पेपर देकर आया हो उससे परेशान नहीं होना। आपका जो रिजल्ट होगा वो एक दिन के बाद अपलोड हो जाएगा आपके पोर्टल के ऊपर। जैसे आज आपके पास लेट सपोज आपने आप पेपर दिया है, तो कल सुबह आपके पास 12 बजे तक 11 बजे तक नस्ट का टेस्ट आपके पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाएगा, जहां से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। तो भाई जो भी आपका रिजल्ट है, खुदारा परेशान नहीं होना। नेट नंबर 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट करो। नस्ट के नेट नंबर 2 के लिए हमारा बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है। हमारे बैचेस की खास बात क्या होती है, मैं आपको सीधा सीधा पॉइंट बता देता हूं कि भाई हमारे बैचेस के अंदर वो तमाम चीजें जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती वो आपको बैचेस में मिलती हैं, या ध्यान में रखिएगा। यूट्यूब के ऊपर आपको हर चीज नहीं मिलती, आपको मेरे लेक्चर्स के अंदर आपको यूट्यूब के ऊपर लाइव क्लासेस नहीं मिलती। तो बैचेस के अंदर सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि ये लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होता है। और सिर्फ मैं वहां पे कोर्स कवर नहीं करवाता, वहां पे पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी, वो फैकल्टी जो अगर आप किसी भी पाकिस्तान के दायरे में जाओगे जहां पे 80,000 रुपए फीस चल रही है, 70,000 रुपए फीस चल रही है, ऐसी बेकार बेकार एप्लीकेशंस जिनका कोई काम नहीं है एप्टीट्यूड के अंदर, जो कोई एप्टीट्यूड में ए भी नहीं जानते होंगे, वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर का कोर्स भी 40,000 रुपए का बेच रहे होते हैं। भाई मैंने तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हुए, जिसको देखना है देखे और डेमो देख के फिर आए। तो भाई बैच के अंदर आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स नहीं मिलते। बैच में फायदा क्या होता है, लाइव क्लासेस जो हमारी कंडक्ट होती है वो स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट होती है। पाकिस्तान का वाहिद इदारा क्योंकि स्मार्ट बोर्ड के ऊपर आपको एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर कवर अप करवा रहा होता है। एक एक चीज स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी तमाम की तमाम क्लासेस क्या होती हैं, कंडक्ट होती हैं, और उसके अंदर हम तमाम चीजों को कवर अप कर रहे होते हैं पहले नंबर के ऊपर। सेकंड नंबर के ऊपर आपको हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स की तैयारी कवर कर रहे हो तो भैया मैथ्स आपको 2 पाकिस्तान के जाइंट्स पढ़ा रहे होंगे। एक, चलो मैं अपने आपको जाइंट नहीं कहता, मैं तो छोटा मोटा इंसान हूं। एक आपको सर हाशिम ज़िया पढ़ा रहे होंगे और एक आपको प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे होंगे। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा असासा, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम का हिस्सा है। जिनके अभी आप लोगों ने नस्ट के लेक्चर्स भी देखे होंगे, जिनके आप लोगों ने नस्ट के अंदर जो भी मैराथन्स कवर करवाई थी प्रोफेसर आफ्ताब ने करवाई थी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। तो आपको 2 टीचर्स एक साथ पढ़ाते हैं, यानी कि एक टीचर पहले फर्स्ट एप्टीट्यूड पढ़ाता है, दूसरा टीचर सेकंड एप्टीट्यूड पढ़ाता है। जब एक टीचर फर्स्ट एप्टीट्यूड कवर कर लेता है वो सेकंड एप्टीट्यूड पे चला जाएगा, जो टीचर पहले सेकंड एप्टीट्यूड पढ़ा रहा था वो सेकंड एप्टीट्यूड कवर कर लेगा तो फर्स्ट पे चला जाएगा। हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होगा। फिजिक्स के अंदर पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम प्रोफेसर बिलाल एंड प्रोफेसर रोनाल्ड पढ़ा रहे हैं। रोनाल्ड विल्फर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिक्स टीचर है, जो पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी अकेडमीज अल्हम्दुलिल्लाह डरती हैं। बताने का मकसद ये कि वो हमारे पास फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और बहुत बेहतरीन असासा। तो बताने का मकसद ये कि भाई आपको यूट्यूब पे कहां मिलेगा, भाई यूट्यूब पे आपकी लाइव क्लासेस थोड़ी मिलेंगी। सेकेंडली यूट्यूब पे जो कंटेंट है कोई 6 साल पुराना है, कोई 8 साल पुराना है, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं होती। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेटर का एक्सेस भी मिलता है बैचेस के अंदर। बैचेस की सबसे बड़ी बात क्या है, लाइव क्लासेस हो रही है स्मार्ट बोर्ड पे, और ये लाइव क्लासेस कोई जूम शूम पे नहीं होती, गूगल मीट शीट पे नहीं होती। क्या आप हमारे पोर्टल के जरिए ज्वाइन करते हो, हमारा अपना स्पेशलाइज्ड पोर्टल है, एप्लीकेशन है, एलएमएस पोर्टल है, वहां से आप इन तमाम लाइव क्लासेस को ज्वाइन करोगे। जो भी क्लास कंडक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है, आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी क्लास कंडक्ट होगी ना बेटा, उसकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे खास बात, तो जो भी लाइव क्लास आपकी कंडक्ट होती है ना सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है, बल्कि आपको क्लास के अंदर जो भी टीचर अपना कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा वो आपको लाजमी तौर पे उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करता है, जो कि टॉपिकल पास्ट पेपर्स के ऊपर मेडअप होती है। जो भी क्लास कंडक्ट होगी उसकी प्रैक्टिस शीट मिलती है, और उस प्रैक्टिस शीट का फिर वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। भाई उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। ना सिर्फ ये, बल्कि फिर आपके चौथे नंबर के ऊपर प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, और अगेन उन टेस्टों का भी वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है कि भाई उन टेस्टों में कौन से क्वेश्चंस आए थे, क्या चीजें आई थी। अच्छा, ये जो वीडियो सॉल्यूशन है ना, ये कोई बच्चे नहीं बैठ के तैयार करते, या आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो कॉलेजेस के अंदर बैठे हुए और एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं, नहीं। इसके लिए तीसरा प्रोफेसर होता है हमारे बैचेस के अंदर, इसके लिए तीसरा प्रोफेसर होता है, जिनका काम ये होता है कि भैया आपको कोई भी टीचर, अगर मैथ्स में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं तो सर हाशिम की प्रैक्टिस शीट अलग मिलेगी, सर आफ्ताब की प्रैक्टिस शीट अलग मिलेगी, दोनों का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, दोनों के टेस्ट अलग कंडक्ट होंगे हर वीक। इसके अलावा उन दोनों टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, और ये वीडियो सॉल्यूशन तैयार करने वाले थर्ड प्रोफेसर होंगे। इन थर्ड प्रोफेसर की कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एक काम तो इनका टेस्टिंग डिपार्टमेंट को हेड करना होता है, और दूसरा काम इन थर्ड प्रोफेसर का होता है आप लोगों की लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करना। पूरे पाकिस्तान में कहीं ये फीचर आपको नहीं मिलेगा कि डाउट क्लास आपकी प्रॉपर्ली लाइव कंडक्ट करना, और उस लाइव डाउट क्लास के अंदर आपके डाउट्स को, कंसर्न को समझना। भाई आप जो क्लासेस चल रही हैं उसके अंदर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, मगर जो एक स्पेशलाइज्ड डाउट क्लास होती है कि ताकि वो बच्चे जो पास पेपर सॉल्व करें, कुछ भी सॉल्व करें, उनके जहनों में डाउट आ जाए तो उसको कवर अप कर सकें, ये भी फीचर आपको मिलता है। इसके अलावा सबसे खास बात क्या है,
सबसे खास बात यह कि भाई आपके प्रॉपर्ली टेस्ट होते हैं, आपके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, आपके ना सिर्फ टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस होती हैं, आपके वीकली टेस्ट होते हैं, आपके एफएलपीज होते हैं, आपके ग्रैंड टेस्ट होते हैं, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। तो जितना बड़ा आपको यहाँ पे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उस दवजल आप लोगों को प्रैक्टिस जोन मिलता है, उतना और कहीं नहीं आपको मिलता। तो ये तमाम फीचर्स आपको हमारे बैचेस में मिलते हैं। हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हो, अप्लाइड साइंस की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग के किसी नस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई फीस दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो फीस आप पे करते हो 8,000 रुपीज पूरे साल की फीस है। इसके अंदर नस के नेट नंबर 2 से पहले एक दफा कोर्स कवर होगा, फिर नेट 3 से पहले, फिर नेट 4 से पहले। इसमें आप अगर फास्ट को टारगेट कर रहे हो, जीआईके को टारगेट कर रहे हो, एनईटी को टारगेट कर रहे हो, यूईटी को टारगेट कर रहे हो, आपको इन यूनिवर्सिटीज की इंडिविजुअल फीस हमें नहीं देनी। आपको इंजीनियरिंग के अगर आप बैच में आओगे, सीएस के अगर आप बैच में आओगे, तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तैयारी कवर अप होगी। अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच में आओगे तो नस बिजनेस स्कूल इंक्लूडिंग ऑल द बिजनेस यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान उनकी तैयारी कवर अप होगी। अगर आप मेडिकल के बैच में आओगे तो नस अप्लाइड साइंसेज इंक्लूडिंग द ऑल द मेडिकल टेस्ट ऑफ द प्री मेडिकल किट, वो तमाम के तमाम आपके तैयार करवाए जा रहे होंगे। तो ये फायदा आपको मिलता है। जैसे जैसे मजीद क्वेश्चन आएंगे उनको भी डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करते हैं।